सर वीपी बोलते हैं उसको। ओके, गुड इवनिंग सर, सबको फिर से गुड इवनिंग एंड शुभ विजय टू ऑल ऑफ यू सर। ओके, दुर्गा पूजा के बाद मीट कर रहे हैं तो सबको शुभ विजय। ओके, अच्छा चलो सर, बहुत छुट्टी मना ली आप लोग। ऐसे ऐसे सबको पूछ रहा हूँ एक बार, ऐसे 2-4 दिन से बात हो रहा था, सब कैसे छुट्टी गया सबका बताओ। अरे सबका छुट्टी कैसा गया आप लोगों का? भालो रोशनी का छुट्टी अच्छा गया है, बहुत घूमा फिरा, मैंने थोड़ा बहुत देखा भी व्हाट्सएप स्टेटस में। ओके, ऐसे सभी का अच्छा गया, रोशनी को छोड़ के बाकी सभी को अच्छा गया, रोशनी को भी अच्छा गया। ओके ठीक है सर, चलो मैं तो सोच रहा था मेरा भी छुट्टी अच्छा गया सर, बहुत दिन बाद घर में जाके रहा, थोड़ा दिन बिताया, कम से कम 6-7 मंथ्स हो गया घर नहीं गया था, तो अच्छा है 2-4 दिन घर में बिताया। गुड इवनिंग विश्वजीत। विश्वजीत आवाज़ आ रहा है क्या? ओके ओके सर, चलो फिर स्टडी करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई हम लोग का। पढ़ाई तो करना ही है, ये तो चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी और चलती का नाम पढ़ाई, दोनों एक ही है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग विश्वजीत, गुड इवनिंग। ओके, तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे आज फिर से सर? बिजनेस लॉ में अगर आप लोगों को याद होगा, काफ़ी छुट्टी मना लिया आप लोगों ने, बट कोई बात नहीं, बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 याद है क्या आप लोगों को? थोड़ा मुझे हेल्प करिए, कीजिए, बताइए थोड़ा। हाँ यस सर, बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ था उसमें रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बात हुआ था, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अरे यस मतलब रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब कैंसिल, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। जैसे एक सिंपल बात है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी होता है। क्या चीज़? सबसे मेन 2 चीज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? सबसे मेन जो दो मतलब पिलर है, क्या है सर? हाँ बोलो। ऑफर प्लस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वेरी गुड सर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 2 पिलर से बनता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में बन जाता है एग्रीमेंट, और जब एग्रीमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं सर? एग्रीमेंट को जब हम लोग एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं, मतलब लॉ के थ्रू से उसको क्या कर देते हैं? हाँ बोलो बोलो। हेलो, गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग। लॉ के थ्रू से बांध देते हैं। लॉ के थ्रू से बांध देते हैं। गुड इवनिंग सर। लॉ के थ्रू से इसको एकदम टाइट लगा देते हैं, चाबी लगा देते हैं, लॉ उसमें आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स में हो गया ऑलमोस्ट, मतलब जिन लोगों का मिस है या फिर जिनको नहीं हो पाया है उनको मैं बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार जो प्रीवियस 6-7 क्लासेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा A to Z बता हुआ है, A to Z सारा का सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी का मिस है या भूल गए हो, रिवीजन करना है, प्लीज़ लेके रिवीजन कर लो, या फिर स्टार्टिंग से करना है एक बार फिर से कर लो, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का A to Z आइडिया आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल्स में इंडिविजुअल टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेंगे सर। जैसे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर कंसिडरेशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में सर? कंसिडरेशन। सर आप लोग कंसिडरेशन के बारे में सुने हो क्या पहले? ये भी मैंने इंट्रोडक्टरी जो कॉन्ट्रैक्ट का A to Z हुआ था, A to Z कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया था कंसिडरेशन। कोई मुझे बता सकते हो सर कि व्हाट इज कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन क्या होता है? ऐसे मैंने बताया पहले भी क्लासेस में डिस्कस हुआ है कंसिडरेशन के बारे में। बोलो सर, कोई भी बताओ व्हाट इज कंसिडरेशन इन सिंपल, जो समझ आता है वही बताओ। अरे बोलो सर, कंसिडरेशन क्या होता है? क्या मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो हेलो, मेरा साउंड है ना सर आप लोगों बदले के में पास? कुछ। बदले में कुछ, हाँ चलो अच्छा बात है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने के लिए ना कंसिडरेशन होना जरूरी है। आप लोग एक पॉइंट पढ़े थे, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
अगर आप लोगों को याद होगा एसेंशियल्स ऑफ Yes, ए sir. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एग्रीमेंट, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ा है सर, मुझे पता है आप लोगों ने, शायद अगर फिर से रिवाइज करना हो सकता है किसी को, अगर जरूरत है तो कर लेना, बट आप लोगों को मैंने ये पढ़ा था कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आप लोगों ने देखा था एक पॉइंट आता है कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो कंसिडरेशन का इन सिंपल मतलब आप लोगों को उस टाइम पे बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक समथिंग इन रिटर्न होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है सर? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। ओके, मतलब ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं होता दुनिया में, दुनिया में फ्री में कुछ नहीं होता। हाँ सर, ये क्या बात करते हो, फ्री में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। अगर किसी को लगता है कि फ्री में ये हो सकता है सर, फ्री में वो हो सकता है, वो भी फ्री में नहीं होता। जैसे अगर मानो कि अगर अगर आपको क्या बताऊं सर, फ्री में क्या मिलता है? हाँ, फ्री में अगर कभी भी कुछ चीज मिलता है ना, तो बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। सर अगर आप पैसा नहीं देते हो फिर भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जैसे मेरा मानना है ऐसा कि मानो कि आपको कहीं से फ्री में कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, आप रोज, जैसे मानो कुछ लोग होते हैं ना जिनको फ्री में लेने का बड़ा शौक होता है कि भाई जी मुझे फ्री में मिल जाएगा, लेकिन वो फ्री में उसको कुछ पैसा मिल जाए या फ्री में कुछ हेल्प मिल जाए, तो जहां से भी उसको हेल्प मिलता है ना, उनको ना उसके पास हमेशा ना उसको सरेंडर करना पड़ता है। मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ करना। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल डोनेशन का बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज लोग बहुत जगह में फ्री में बहुत कुछ बांटता है, बहुत जगह में, तो अगर वो फ्री में कुछ दे रहा है ना, तो बदले में उसका झंडा पकड़ना पड़ता है। ऐसा होता है सर कि अगर आप किसी कुछ बेनिफिट Yes, लेते sir. हो, वोट देना पड़ता है. हाँ आप वोट तो तुम देते ही हो, बट वोट छोड़ के और भी कुछ, हाँ, जब भी कोई भीड़ जमा करना होगा तो आपको जाना होगा, बिकॉज आप फ्री में कुछ ले रहे हो ना। तो अगर आपको कुछ मिलता है ना, तो एक्चुअली वो फ्री में बोलते हैं, लेकिन फ्री में कहाँ होता है, समथिंग इन रिटर्न ऑलवेज देयर। किसी से, किसी को किसी फैमिली से कुछ हेल्प मिलता है, तो अगर आपको किसी के थ्रू से कुछ हेल्प मिल रहा है, तो फिर वो हेल्प फ्री में आप सोच रहे हो, लेकिन फ्री नहीं हो रहा है, बदले में आपको उनके प्रति भी कुछ करना पड़ता है। तो कुछ चीजें होते हैं जो मतलब ड्यूटी वाइज हो जाता है, कुछ चीजें होता है जो एक नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न में हो जाता है, बट फ्री में कुछ नहीं होता। लॉ भी इसको एक गजब लेवल में बोला है सर, कंसिडरेशन। तो चलो मैं लॉ वाइज बात करूंगा, ठीक है। अब लीगल मैटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन के बारे में क्या कहता है, आप लोग आराम से सुनो, और फिर आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस अराइज होगा उसका चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और चलो सर, दुर्गा पूजा का छुट्टी बहुत मना लिए, अभी थोड़ा जेन्युइन एजुकेशन फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो कहाँ गया, ये रहा कंसिडरेशन। दिखाई दिया क्या सर कंसिडरेशन आप लोगों को? कंफर्म कीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में, कोई भी ऐसे बेसिक बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बिजनेस, नॉट जस्ट इन बिजनेस, इन एवरी केस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये किसी भी लॉ का बेसिक है, और बिजनेस लॉ का बेसिक तो है ही कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। जैसे एक गाना है ना, नहीं ये हो नहीं सकता, हाँ, वो गाना के आगे का लाइन आप लोगों को पता होगा शायद, ठीक है। तो नहीं ये हो नहीं सकता कि कंसिडरेशन ना हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कंसिडरेशन बिना कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है सर, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, ठीक है। तो कंसिडरेशन का क्या मतलब है, आज डिटेल्स बताएंगे सर आप लोगों को। उसमें इंग्लिश लॉ का भी कुछ एरिया आएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है सर, हमारा जो देश का जो लॉ है, ये इंग्लिश लॉ से थोड़ा बहुत क्या किया गया है, उनसे लिया गया है। बिकॉज इंडिया इतना दिन से ब्रिटिश का कॉलोनी था, आप लोगों को पता होगा, है ना सर, अप टू 1947। और ब्रिटिश जाने के बाद जो सिस्टम लोग छोड़ के गए, और हमारा जो लॉ मेकर्स थे, वो उन्हीं से काफ़ी सारा चीज़ जो उनको ठीक लगा उनको रख दिया, और जो चीज़ उनको ठीक नहीं लगा वो दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला जुला के एक मार्जिंग करके, किसी जगह में कुछ चीज़ों को हटा के कुछ चीज़ों को एंटर करके उन्होंने हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इंग्लिश लॉ से बहुत सारा चीज़ें लिया गया है, बिकॉज इंडिया इंग्लिश के अंडर में थे, काफ़ी दिनों तक कॉलोनी था, तो उनका चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इंग्लिश लॉ में जो है वो हर चीज़ इंडिया में फॉलो होता है, नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश लॉ में है बट हमारे लॉ में नहीं है। तो कुछ चीजें हमें पढ़ाया भी जाता है कि ये इंग्लिश लॉ में नहीं है बट हमारे लॉ में है, ये इंग्लिश लॉ में है बट हमारे लॉ में नहीं है। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे चीज मैंने प्रीवियस का जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एरिया था वहां पर भी बात किया था, आज भी ऐसा कुछ एरिया आएगा आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं क्या क्या आएगा।
ओके, तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, मैं धीरे धीरे ये बात स्टार्ट कर रहा हूँ सर, एकदम जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत दिन बाद पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न मतलब बदले में कुछ। ओके, बदले में कुछ मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ऑफर एक्सेप्टेंस करोगे, जो करना है करो, आपकी मर्जी, बट बदले में कुछ होना बहुत जरूरी है। अगर बदले में नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा? हाँ सर, अगर बदले में नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है। बट सर ऐसा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पर बदले में कुछ नहीं होता है बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस है, बट वो एक्सेप्शंस भी जानेंगे कि कहाँ कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कंसिडरेशन में मेनली क्या क्या जानना है, देखो प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। प्रिया को आवाज आ रहा है क्या मेरा? अच्छा ठीक है, देखो कंसिडरेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन तो पता करना ही है, बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट है सर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बड़ा ही वैलिड कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ये कंसिडरेशन का मतलब और उसका डेफिनेशन। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। आजकल शॉप के सामने लिखा क्या रहता है सर? शॉप के सामने, पेट्रोल पंप पे, हाँ उधारे माल देवा जाए ना। आज नगद कल उधार। नहीं नहीं, आजकल बात किया, आज नगद कल उधार पुराना बात हो गया। ठीक है, आजकल उधार ही चलता बहुत कम है। पेट्रोल पंप पे तेल लेने जाओ, शॉप मेडिसिन दुकान में मेडिसिन लेने जाओ, जो किसी ने बताया अभी मेरे को, मेरे कान में आया, नो मास्क नो पेट्रोल या नो मास्क नो गुड्स। ओके, ये लिखा देखा कि नहीं आप लोगों ने? अरे ये नो Yes, sir. मास्क No नो mask, no entry. हाँ, नो मास्क No नो mask, entry. नो मास्क एंट्री, एग्जैक्टली। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखा आप लोगों ने? गजब पॉइंट में मैच हो गया ना। ये तो अभी इत्तेफाक हो गया सर, जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैंने ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया और मेरे दिमाग में आ गया कि जहां जहां विजिट करता हूँ आजकल हर जगह में लिखा रहता है नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो पेट्रोल, इस तरह से लिखा रहता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही बात है कि कंसिडरेशन कितना वैलिड है, कि क्यों मैंने कंसिडरेशन का चर्चा अलग से आप लोगों से कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शन, ये भी एक गजब पॉइंट है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें आपको बहुत मतलब माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और एक्सेप्शन के साथ, और एक है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एरिया। और पहले तो मीनिंग, डेफिनेशंस एंड लीगल रूल्स के बारे में तो बात करेंगे ही। ठीक है, तो देरी किस बात की, चलो ना सर चालू हो जाए। ओके सर, चलो चालू हो जाते हैं। और क्या काम ही क्या है, बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करें लॉ का पढ़ाई लेके प्रभु का नाम। अच्छा ठीक है, चलो सर अंताक्षरी का जिसके मन में चल रहा है भूल जाओ, दुर्गा पूजा चला गया, पैंडल हॉपिंग चला गया। ठीक है, आप लोग दुर्गा पूजा में कौन कौन अंताक्षरी खेले हो सर? खेले हो क्या कभी पैंडल के? आजकल ये सब कोई खेलता नहीं है ना, हम लोग खेलते थे, वो पंडाल के सामने बैठ जाते थे दोस्त लोग। आजकल तो सब बूढ़ा हो गए सर हम लोग, मतलब वैसा वाला अभी दोस्त लोग कोई आता ही नहीं है, सब फैमिली मैन बन गए ना। तो हम लोग पैंडल में ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे चालू हो जाते थे, सब ग्रुप बना बना के। आप लोग भी करते हो क्या? अरे सर दुर्गा पूजा का इफेक्ट आपके सर से नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है सर, चलो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल, आपको समझ में आ रहा है सर? नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल, एक सिंगल प्रॉमिस नहीं आगे बढ़ेगा सर, सिंगल प्रॉमिस, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, कोई सिंगल प्रॉमिस आगे नहीं बढ़ सकता अगर कंसिडरेशन ना हो तो। दैट इज, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ क्वाइड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्यो। ठीक है, क्विड प्रो क्वो। ठीक है, इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो या क्वाइड प्रो क्वो, जो भी बोलो। ठीक है, क्विड प्रो क्वो दैट इज समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्वो क्या होता है? ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है, रोमन में ऐसे बोला जाता है,
और आप लोगों को मैंने एक दिन बताया था कि ये लॉ में लैटिन यूज क्यों होता है, लॉ में लैटिन यूज क्यों करते हैं, मतलब लैटिन या रोमन जो भी बोलो एक ही बात है, लैटिन वर्ड या रोमन वर्ड, बिकॉज रोम में यूज होता था दो लैंग्वेज, एक ग्रीक और एक होता था लैटिन, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे भी देखते हैं। तो ये लैटिन वर्ड या मतलब रोमन वर्ड जो होता है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिश जब अपना लॉ बनाया था तो वो अपने लॉ बनाने के टाइम पे ये उससे एक्चुअली इनका यूरोपियन का जो मॉडर्न यूरोपियन का हिस्ट्री है वहां पर सबसे पहले जो एरिया डेवलप किया था वो रोम ग्रीक का एरिया, ठीक है, जो ग्रीस है ना सर आज का, ठीक है, रोम एंड ग्रीस इटली ये जो एरिया है ये आज के डेट में नहीं, मतलब पूरा यूरोप का अगर हिस्ट्री आप देखो तो लास्ट 1000 ईयर्स में सबसे ज्यादा डेवलप एरिया यही था, और यहीं से एक्चुअली यूरोपियन नेशंस का जो आज का डेवलपमेंट जो आज वर्ल्ड में हम लोग, यूरोप सबसे ज्यादा डेवलप कंटिनेंट है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था यहाँ से, ये इटली ग्रीक एरिया में। तो इसीलिए आप कोई भी लैंग्वेज में देख लो, तो स्पेशली ब्रिटिश तो इनसे काफी इंस्पायर हुआ है, तो ब्रिटिश का जो इंग्लिश एरिया है वो नॉर्मली कहा जाता है कि जर्मनी से बना था, बट ये जो इनका जो लीगल मैटर्स है ये सभी चीजें मतलब रोम इटली एरिया से लिया गया है। इसलिए आपको हर जगह में, बहुत सारा जगह में, हर जगह में नहीं, मतलब नॉट जस्ट इन लॉ, आप बायोलॉजी पढ़ोगे वहां पर भी लैटिन नेम का यूज अभी भी दिखता है वर्ल्ड वाइड, तो ये एक कल्चर बन गया है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन है, और भी कुछ रीजन होगा, बट मुझे ये रीजन बहुत ठोस लगता है, मतलब काफी मुझे लगता है कि जेन्युइन है, यही रीजन होगा कि हर बात में लैटिन कॉन्सेप्ट यूज करने का। बाकी अगर आप लोगों को कुछ कहानी कभी पता चले तो मेरे को शेयर कीजिएगा। सर समझ में आ रहा है ना सर? नहीं तो आप बोलोगे सर हर बात में ये लैटिन वर्ड क्यों घुसा देते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पढ़ा दो यार, इसमें लैटिन देने का क्या जरूरत है? ये लैटिन देने के पीछे यही कहानी है। आप लोग थोड़ा और जानकारी रिसर्च कर सकते हो अगर आपको मजा आ रहा है ये सब रिसर्च सुनने में कि क्यों लैटिन का यूज हो रहा है, तो उसके पीछे ऐसा ही रीजन आपको ढूंढने को मिलेगा। ओके, तो समथिंग इन रिटर्न having a double aspect of a benefit to the promiser and the detriment to the promisee, मतलब हर केस में हम लोगों को पता है देयर आर टू साइड्स, एक प्रोमिसर साइड और एक प्रोमिसी साइड, मतलब एक ऑफरर साइड और एक एक्सेप्टेंस वाला जो ऑफरी साइड, ठीक है। तो प्रोमिसर प्रोमिसी ऑफरर ऑफरी ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड को कुछ बेनिफिट मिलता है, ठीक है, having a double aspects of benefit. It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by English law. In this unit, we will try to understand the concept of consideration and also the legal requirement regarding consideration. पहले concept of consideration and after that legal requirement regarding consideration. तो चलो सर देखते हैं कि इसका legal requirement क्या है। आपको एक इंटरेस्टिंग केस भी बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग केस। कंसिडरेशन इतना बड़ा चीज है कि आप सोच नहीं सकते कि देश का पॉलिटिक्स का सत्ता बदल जाता है। जानना चाहोगे सर पॉलिटिकल सत्ता बदलने वाला कहानी? हाँ, कंसिडरेशन के बेसिस पे क्या इच्छा रखते हो क्या ऐसा? हाँ, पॉलिटिक्स नहीं खेलूंगा बट एक कंसिडरेशन के कारण, मतलब कंसिडरेशन को इशू बना के, कंसिडरेशन को इशू बना के देश का जो पॉलिटिकल जो पावर है वो बदल जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई कहानी? स्पेशली ये नेशनल इशू है, ठीक है, ये जो मैं इशू के बारे में सोच रहा हूँ अभी मेरे मन में चल रहा है, ये नेशनल इशू है। आप लोगों में से मैक्सिमम बहुत छोटे थे बट शायद बड़े होने के साथ साथ पढ़े होंगे। तो अगर आपने कभी सुना है कि कंसिडरेशन को इशू बना के पॉलिटिकल जो मतलब लीडरशिप पावर है वो चेंज हो गया है, वो भी हिस्टोरिकल चेंज। सर मैं कौन सी कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ जो रियल में हुआ है? सर कहानी नहीं, हिस्ट्री है, लेकिन बहुत लेटेस्ट हिस्ट्री है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोई बता सकता है क्या? अरे सर आपके मन में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? यही ना आपके मन में चल रहा होगा। अरे किसी के मन में चल रहा है सर कंसिडरेशन को इशू बना के पॉलिटिकल सत्ता चेंज हो गया? कोई बता सकते हो क्या? हाँ चलो, मेरे मन में जो चल रहा है मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा सर। सर आप लोग सिंगूर जानते हो? अरे टाटा मोटर्स का सिंगूर में एक फैक्ट्री बना था, ये कहानी मैंने पहले भी कभी आपसे शेयर किया था, लेकिन आज मैं कहानी का एक दूसरा पहलू में लेके जा रहा हूँ। इट्स अ कंसिडरेशन इशू। सर ये सिंगूर है ना जो, ये
या अपना স্নেহেশ है ও क्या স্যার এই স্নেহেশ মমতার ওইটা বলছেন, মানে সেই যখন রেলমন্ত্রী ছিল ওইটাকে, মানে ওই টাটাকে আসার এটা নিয়ে মানে আমাদের নর্মাল মানুষের মধ্যে উল্টোপাল্টা কথা नहीं বলে नहीं দিয়ে। नहीं नहीं, कोई उल्टो पलटा बात नहीं है। जब वेस्ट बंगाल में तब सीपीआईएम गवर्नमेंट था, जब ममता दीदी का टीएमसी गवर्नमेंट नहीं आया था उससे पहले वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम गवर्नमेंट था सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का। मतलब जिनका लीडर थे ज्योति बासु एंड बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य उनका जो सीएम थे उस टाइम पे। ममता दीदी जिस टाइम पे सीपीआईएम को हटा के पश्चिम बंगाल की गद्दी में बैठा उस टाइम का बात कर रहा हूँ मैं। इट्स अ टाइम ऑफ 2011, ठीक है, 2011 का बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर टाटा मोटर्स दिख रहा है सर, मैं जिस जगह का बात कर रहा हूँ ये जगह में टाटा का एक फैक्ट्री बनने वाला था। ये रहा आपका कलकत्ता, ये रहा कलकत्ता और ये रहा आपका सिंगूर। दिस इज इन हुगली डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये स्नेहेश है, स्नेहेश का घर यहीं पर है, सही तो स्नेहेश? यस सर। ठीक है, इट्स जस्ट हार्डली 40 किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, हार्डली। ঠিক বলছি তো স্নেহেশ? 40 কিলোমিটারই হবে তো, 37-40 এরকম, আর একটু বেশি। 35 35 চলো 35 35 আই থিঙ্ক 35 দক্ষিণেশ্বর নাকি রে, না কলকাতায় 35? হ্যাঁ না স্যার, কলকাতায়। अच्छा चलो 35 किलोमीटर, तो नॉट वेरी फार फ्रॉम कोलकाता। यहाँ पर टाटा मोटर्स का फैक्ट्री बन रहा था और ये जो फैक्ट्री का जो साइट है, ये साइट स्नेहेश को ज्यादा पता है, स्नेहेश रोज देखता है। हाँ स्नेहेश, यही वाला है ना साइट? यस सर। अभी ये सब कुछ है, ये सब अभी कुछ नहीं है, ये सब अभी तोड़ दिया है। लेकिन अभी मैं आपको डायनामाइट से उड़ा दिया बिकॉज वो हाई कोर्ट में केस का फैसला हो गया। मैं उस इशू में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है, मुझे अभी पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे आपको मेन पॉइंट में ही रखना है, कंसिडरेशन वाला पॉइंट। इतना बड़ा जमीन टाटा को जो मिला था ना, टाटा को जो मिला था बदले में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को वो क्या दिया था पता है आपको? किसी को पता है कि वो इतना जमीन लेने के बदले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनके साथ कितना अमाउंट का डीलिंग किया था सर? ये ऑलमोस्ट हाँ सर 400 कोटी बोला है। 1 रुपी इट्स अ 1 रुपी कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन में टाटा को मिला था इतना बड़ा जमीन 600 एकड़ का, ठीक है। इसी को लेके तो ममता दीदी का आवाज इतना बुलंद हो गया। एक्चुअली सीपीआईएम मैटर को मतलब थोड़ा सा छुपा दिया था कि लोगों के सामने नहीं लाया था कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं। एक्चुअली सीपीआईएम के पास और कोई चारा नहीं था बिकॉज वेस्ट बंगाल का एम्प्लॉयमेंट का जो हालत है वो डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है। उनका भी 34 ईयर्स चल रहा था, 34 साल का ऑलरेडी शासन कंप्लीट कर लिया था सीपीआईएम ने। एक ही इशू बार बार आवाज दे रहा था कि एम्प्लॉयमेंट का हालत बहुत खराब है, न्यू जॉब क्रिएशन का कोई जगह नहीं है। तो अल्टीमेटली सीपीआईएम के पास और कोई चारा नहीं था। तो टाटा ने भी देखा भाई सस्ता में अगर मेरे को जमीन मिलता है, मेरे को बदले में क्या करना है, लोगों को नौकरी देना है, वो देने के लिए टाटा ऑलवेज रेडी। तो टाटा ने अच्छा डील किया था और सीपीआईएम ने भी इसको 1 रुपी कॉन्ट्रैक्ट में 600 एकड़ जमीन दिया था, 600 एकड़, ठीक है। तो ये मेनली गवर्नमेंट के साथ टाटा का कॉन्सेप्ट था। बाकी वहां पर जमीन को लेके जो लैंड होल्डर थे उनको क्या कौन दिया था वो तो है, उसके लिए अलग बात, बट गवर्नमेंट के साथ जो डीलिंग है वो 1 रुपी कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये खेल 1 रुपया का जो ये खेल था, इसको ममता दीदी ने इशू बना दिया था कि भाई आप लोग देखो कि इतना बड़ा जमीन कैसे बेच दे रहा है 1 टका में, ठीक है। लेकिन वो तो उनका पॉलिटिक्स करना था, उन्होंने कर लिया बिकॉज उनको पता था कि ये बात अगर लोगों के मन में फैला दूं तो लोग इसको अपने हिसाब से सोच लेगा, फिर वोट बॉक्स में उसका इफेक्ट दिख जाएगा, और जो दिखा भी, ठीक है। ऐसे ही सीपीएम से लोगों को तंग आ चुका था 34 साल का, तो फिर चेंज एक बहुत जरूरी था तो कर दिया था, ममता दीदी को चेंज लाके कर दिया था। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर कि 1 रुपी में सत्ता बदल हो गया। उसमें मेन खेल क्या बन गया? कंसिडरेशन। ये मैं 2011 का केस आपको बताया। कंसिडरेशन एक बहुत बड़ा इशू है सर, अगर आप इस चीज को समझ सको रियली इट्स अ बिग मैटर। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज में बता दूं सर, अभी सर आपको समझ में आया ना कि कंसिडरेशन क्या बड़ा खेल हो गया था इस केस में? अरे अगर आप पुराना न्यूज़पेपर ओपन करोगे ना, आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में ढूंढोगे तो आपको और कहानी पता चल जाएगा। टाटा नैनो सिंगूर केस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वर्सेस ममता दीदी वर्सेस टाटा, आप जो ढूंढोगे मिलेगा, बहुत केसेस है इसके ऊपर,
ठीक है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। रिसेंटली हाई कोर्ट में जो केस का ऑर्डर आया था उसमें ममता दीदी जीता, टाटा हार गया, ठीक है। तो व्हाट इज कंसिडरेशन में टाटा ने और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, बिकॉज टाटा देखो बिजनेसमैन है, टाटा बिजनेसमैन है। उन्होंने देखा कि भाई देखो किसी जगह का जो लोकल मतलब पॉलिटिशियंस है उनको ज्यादा मतलब उनके अगेंस्ट में जाके बिजनेस नहीं करना मुश्किल है। वेस्ट बंगाल का मेन यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हर बात पे झंडा लगा के जो होता है ना, यही वेस्ट बंगाल का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है। हर कोई 2-2 मिनट में अपना, हाँ बोलो सर। सर इसके बाद ये वाला जो है वो गुजरात चला गया था ना रातों रात। यस सर, रातों रात गुजरात चला गया था। मोदी जी तब उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे। ये ममता दी और मोदी जी का जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर एज का ही है ये लोग। तो मोदी जी उस टाइम पे गुजरात में सीएम थे, तो उन्होंने चुपचाप बोला कि भाई आ जाओ, हम रेडी है आपको देने के लिए। सानंद बोल के गुजरात का एक एरिया है, वहां पर टाटा को जगह दे दिया था। आजकल जो लोग मतलब उस टाइम पे नैनो फैक्ट्री के अगेंस्ट में थे, मतलब ममता दीदी के सपोर्टर्स बने थे उस टाइम पे, तो वो लोग आज बोलता है अच्छा ही हुआ ना, नैनो का क्या हुआ, नैनो तो गाड़ी बंद हो गया। लेकिन कोई ये नहीं समझता है बात को कि फैक्ट्री बनने के बाद इतना बड़ा एक ये बना हुआ फैक्ट्री था। चाहे नैनो बने, कल नैनो की जगह कुछ और बन जाता, नैनो टैनो कैनो कुछ भी बन सकता था। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि कार के फैक्ट्री में सिर्फ नैनो ही बनेगा। हाँ, लोग पागल है, अपने आप को क्या बोलूं सर, मतलब बस समझाता रहता है। तो पॉइंट इज दैट जब बन गया था तो बनाना चाहिए था ये। और उसके बाद ये ममता दीदी को कितना भुगतना पड़ रहा है आप देखो ना, ममता दीदी को क्या इसको झेलना पड़ रहा है। अभी वो ममता दीदी आज चला रहे हैं, चलो वो अलग बात कि वो गद्दी में है, लीडरशिप में है, बट सबसे बड़ा चैलेंज उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व कर पाया क्या? कुछ नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा जो इशू है कि जो न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वेस्ट बंगाल में आएगा, बिजनेस बिल्ड करेगा, कोई आना नहीं चाहता, बिकॉज वही सेम इशू है कि पॉलिटिकल हंगामा। तो कोई ना डर के मारे बंगाल आना ही नहीं चाहता, बिकॉज हम लोग कल्चर को खराब कर दिए हैं, मतलब देश को पीछे कर दिए, पॉलिटिक्स को आगे कर दिए, और सबको इसी में स्टेटस लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बंगाली क्या किया। मैं खुद बंगाली हूं, यही इसी का जन्म हुआ मेरा। मैं खुद सोचता हूं कि क्या कर दिया हम लोगों ने कि ये मतलब एंटी बिजनेस मेंटेलिटी, एंटी बिजनेस एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटेलिटी, कोई आना नहीं चाहता, बिकॉज डर कौन बिजनेस करेगा ऐसे में। और 10 करोड़ का पॉपुलेशन, 10 करोड़ का पॉपुलेशन, और बहुत ही क्राउडेड है कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। बिहार को छोड़ के बहुत ही क्राउडेड है वेस्ट बंगाल। इतना बड़ा एरिया को, इतना लोग, जगह छोटा है कंपेरेटिवली, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट कर रहा है। बट ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ भी रहा है तो फिर कोई सोच नहीं रहा है। दूसरा स्टेट में क्या है ना, एरिया वाइज पॉपुलेशन कंट्रोल है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन है। स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, मेरा स्टडी चलता है ये सब चीजों में। जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता तो एज ए सिटी है ही लोडेड पॉपुलेशन वाले, हावड़ा, हुगली, ठीक है, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, नदिया, ठीक है, मुर्शिदाबाद, मतलब ओवर क्राउडेड जोन है, ओवर क्राउडेड, मतलब स्पेशली जो गैंजेस के किनारे किनारे बना हुआ ओवर क्राउडेड है। एक तो हिस्टोरिकल रीजन है, और भी रीजन है। अब इतना बड़ा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। चलो अलग बात, उसमें इंडस्ट्री वगैरह हवा टाइट। सर आप लोग कुछ समझ पा रहे हो या फिर आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। जस्ट कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स, मतलब उसी को इश्यू बना के इतना बड़ा खेल बन जाता है। चलो सर पढ़ाई में आ जाते हैं फिर से, बीच बीच में ऐसे रियल लाइफ स्टोरी सुनने को मिल जाएगा, डोंट वरी। तो व्हाट इज कंसिडरेशन में ये जो केस आप लोगों को मैं बताऊंगा, कंसिडरेशन इज प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। तो टाटा ने भी क्या अच्छा प्रॉमिस, मतलब टाटा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सीपीआईएम है, नॉट ममता दीदी, 2011 का केस है। तो यहाँ पर टाटा ने बताया कि भाई मेरे को चाहिए जमीन, आप दे दो मेरे को इंडस्ट्री बनाने के लिए। और प्रॉमिसर और प्रॉमिसर्स के बीच में क्या हो रहा है, प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी, मतलब टाटा
for the obligation of the promisor, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. The word consideration was described in very popular English case of Misa versus Curie. मैं ये केस आप लोगों को बाद में डील करता हूँ. ये मीसा वर्सेस क्यूरी के केस में फर्स्ट टाइम एक्चुअली इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन के बारे में बात किया गया था कि कंसिडरेशन होना जरूरी है. विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ये जो पॉइंट है ये इस केस में फर्स्ट टाइम बताया गया था. आप चाहो तो गूगल करके भी इसका डिटेल्स केस निकाल सकते हो. मैं डिस्कस बाद में करता हूँ कि क्या हुआ था मीसा क्यूरी में. A valuable consideration in the sense of law. Valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other, that is the promisee. मतलब आप बात को समझो. जब कुछ consideration होता है तो किसी को कुछ benefit होता है और किसी का कुछ loss होता है या फिर कुछ forbearance होता है या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होता है. जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और टाटा का केस आपके बताऊं, ये जो जमीन टाटा को मिला था, टाटा को बेनिफिट हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे 1 रुपये जमीन मिलेगा ठीक, तो टाटा को बेनिफिट है ना. तो टाटा को पूरा बेनिफिट था. ऑब्वियसली बिजनेसमैन है, बेनिफिट के बारे में ही सोचेगा ना. लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या लॉस था या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन था? क्या पॉइंट है यहाँ पर? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो चुनौती उस टाइम पे था, आज और भी ज्यादा है. बट यहाँ पर लोगों को ना मतलब ये आदत सा हो जाता है, ठीक है क्या है, ऐसे ही चल जाएगा. मतलब वो जॉब नहीं है, किसको पड़ता है फर्क नहीं है. मतलब चेंज करते जाओ ना. नहीं, चेंज नहीं करना है. अरे सरकार का हाथ से चले जाए सर. हाँ वो ठीक है, वो दुनिया का भंडारा बना दो ना, भंडारा से ही काम हो जाएगा. मतलब सीरियसली अगर आप देखोगे ना, मतलब यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट इशू अगर आपको देखना है, जब कोई भी गवर्नमेंट नौकरी का एक एग्जाम का ये निकलता है, फॉर्म निकलता है, एग्जाम के डेट के दिन अगर आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन में जाके खड़े हो जाओगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या स्थिति है. मतलब इससे अच्छा तो जानवर लोग जीते हैं. मुझे ऐसा, मैं भी खुद भी इसका हिस्सा बना हूं एक टाइम पे. बट आप लोग भी आगे आगे देखोगे. क्या देखे होगे भी आप लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम में पूरा शहर जाम होता है. हाँ, शहर जाम तो छोड़ो, आप बस लोकल ट्रेन देख लेना एक बार जाके. आप लोकल ट्रेन एक बार जाके देख लेना. मतलब कोई इंसान ऐसे चढ़ नहीं सकता, मतलब अगर वो सच में इंसान है. मतलब ऐसे ट्रेन में चढ़ना नामुमकिन होता है. मतलब नॉट जस्ट इन कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर से वो लोग शहर में आते हैं. मतलब कोई भी आसपास के शहर में आप किसी भी डिस्टेंस में चले जाओ, आपको हर जगह एक ही सीन देखने को मिलेगा. मतलब कितना भी बड़ा ट्रेन दे तो छोटा पड़ जाएगा, जो भी हो. मतलब ये सिचुएशन है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन था सीपीआईएम गवर्नमेंट के पास कि भाई टाटा आप जमीन लेके फैक्ट्री बनाओ और हमारे कुछ लोगों को काम दे दो. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो जाए तो कम से कम 1 लाख इंटू 4 करके 4 लाख लोग, मतलब फैमिली मेंबर अगर 4 है तो कम से कम 4 लाख फैमिली ठीक हो सकता है. एक कल्चर बदल सकता है. बट अल्टीमेटली बना नहीं, जो होना था वो हुआ नहीं, अलग बात. तो किसी को कुछ लॉस होगा, किसी को कुछ डेट्रीमेंट होगा, किसी को कुछ फॉरबियरेंस होगा, ठीक है, किसी को कुछ सफर होगा, ठीक है, और अंडरटेकन बाय द अदर, मतलब प्रॉमिसी की तरफ से कुछ जाएगा. जैसे मानो ना आप अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, बदले में उनको क्या मिलता है? पैसा, है ना. आपको क्या मिलता है? कुछ सेटिस्फैक्शन, है ना, कुछ सेटिस्फैक्शन, और आपका कुछ लॉस भी होता है, कुछ पैसा भी जाता है आपका, जो बाद में पछताते हो, अरे भाई इतना पैसे का पैसा खर्चा करके क्या होगा. कोई बोल देता है ना, मानो कि कभी रेस्टोरेंट में जाके 30,000 का बिल लग गया. ऐसा एक केस हुआ था एक इंग्लैंड में, मोस्ट प्रॉब्ली ये दुर्गा पूजा से पहले में ये आर्टिकल में देख न्यूज आया था कि उसने एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया और उस रेस्टोरेंट का जो खाना का बिल आया, एक नॉर्मल सा कोई डिश था, इतना महंगा था, उसने कुछ रेट वगैरह देखा ही नहीं, चुपचाप जाके खा लिया. और फिर जब उसका बिल भरने का टाइम आया तो उसके डेबिट कार्ड में जितना बैलेंस था, बैंक में जितना बैलेंस था, उतना ही उस पर्टिकुलर डिश का दाम था. तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ लॉस भी हो सकता है समथिंग इन रिटर्न. समझ में आ रहा है ना सर बात? यस सर. यस सर. तो कंसिडरेशन का खेल तो ऐसे चलेगा सर अभी, ठीक है. चलो देखो क्या क्या खेल आता है.
बहुत सारे खेल आएगा। अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी defines the consideration when at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, desire मतलब जो promisor है उसके इच्छा से जब कुछ हो रहा है, the promisee or any other person has done or abstain from doing, मतलब या तो आप कुछ करोगे या तो फिर कुछ करने से आपको रोका जाएगा। किसके इच्छा में? प्रॉमिसर की इच्छा से। इच्छा किसका है? प्रॉमिसर का, ठीक है। प्रॉमिसर के इच्छे से मतलब इच्छा से, डिजायर किसका है? प्रॉमिसर का। प्रॉमिसी उसके हिसाब से चलेगा। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कुछ करेगा, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने से अपने आप को रोकेगा। आप लोगों को याद है ना, कुछ करना भी, कुछ करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। अरे ये बात तो याद होगा आप लोगों को। यस हाँ, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना। तो दोनों केसेस। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, कुछ करना या फिर कुछ करने से अपने आप को रोकना, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। आगे कुछ एग्जांपल से मैटर एकदम क्लियर कट हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है अभी, देखो। कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। अजय गारंटीज भुवन, अजय भुवन को गारंटी दे रहा है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। ध्यान से सुनिएगा बात को। अजय गारंटीज भुवन, अजय भुवन को गारंटी दे रहा है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। अजय का प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस किसका है? अजय का। वो गारंटी दे रहा है भुवन को फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच भुवन वांटेड टू सेल ऑन द 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। वो प्रॉमिस कर रहा है, कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक दूसरे के कोई एक दूसरे के लिए बोल रहे कि ठीक है पेमेंट हो जाएगा, बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। ये भी एक तरह का कुछ करने के लिए एक्ट है। दूसरा एक प्रॉमिस में बता रहे हैं, देखो। एक कॉलेज प्रॉमिस स्टूडेंट, कॉलेज क्या बोलते हैं स्टूडेंट को? हु विल स्कोर अबव 95% फॉर द जॉब इन एमएनसी, who will score above 95% for the job in MNC, consideration need not be monetary। हाँ, consideration monetary होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप 95% स्कोर करते हो, above स्कोर करते हो, तो आपको MNC जॉब के लिए भेजा जाएगा या इंटरव्यू में बिठाया जाएगा। ये कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, जॉब के इंटरव्यू के लिए भेजने का या फिर जॉब दिलाने का एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन निड नॉट बी ए मॉनेटरी, जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे से ही तोला जाए, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। Here the promise for recruitment or candidate will be considered as consideration of the act of student scoring above 95%। तो ये कुछ करने के लिए बोला गया आपको, ठीक है। चैतन्य का जो अजय ने जो गारंटी दिया, ये भी कुछ करने के लिए, यहाँ भाई तुम उसको दे दो, गारंटी मैं लेता हूँ, ये भी एक कंसिडरेशन है, ठीक है। कंसिडरेशन एब्सटिनेंस के लिए भी हो सकता है, मतलब कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये भी कुछ एग्जांपल्स देखो, अभी क्लियर हो जाए। अभिषेक प्रॉमिसेस भारती, अभिषेक प्रॉमिसेस भारती नॉट टू फाइल ए शूट अगेंस्ट हिम, हमारे अगेंस्ट में केस ना करो, इफ शी वुड पे हिम 1 लाख, योर एब्सटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक वुड कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन अगेंस्ट भारतीज पेमेंट ऑफ 1 लाख इन फेवर ऑफ अभिषेक। मतलब बेसिक बात है भाई, मेरे को 1 लाख दे दो, पर बदले में मेरे अगेंस्ट में केस ना करो। तुम 1 लाख रख लो मेरे से, बट मेरे अगेंस्ट में कोई केस नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चल सकता है, ऐसा इंडिविजुअल लेवल में बात चल सकता है। कोर्ट जब तक बात पहुंच नहीं जाता उससे पहले कर लो जो करना है, सही गलत का हिसाब बाद में देखा जाएगा। सर ये तो गलत बात, हाँ गलत बात क्या, सेटिंग कर रहा है, करने दो। लेकिन बात समझ में आ रहा है ना आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट हो रहा है। एबीसी हैज ए शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, एबीसी का क्या है? शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। XYZ wishes to open another electric shop next to his shop। ABC का शॉप है इलेक्ट्रिक आइटम्स का किसी एक बाजार में, ठीक है। कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आप जो शहर से हो उसी शहर में आपका एक दुकान है। आप कौन हो? आप ABC हो। अब आपके दुकान के बगल में कोई XYZ अपना दुकान लगाना चाहता है, क्या आप उसको दुकान लगाने से मना कर सकते हो? अरे फंडामेंटली मना कर सकते हो क्या? नो सर। लेकिन अगर आप उनको बोलते हो कि भाई मेरे यहाँ पर दुकान, अगर तुम ऐसे मुंह में बोलोगे तो नहीं चलेगा। तो अगर तुम पहले ही उसको कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन के थ्रू से या नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के थ्रू से उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो
कि भाई 2 लाख रुपया लो और प्लीज मेरे दुकान के सामने दुकान ना लगाओ, आप दूसरा एक स्क्वायर में जाके, कोई दूसरा चौक में जाके दुकान लगा दो, फिर मेरे दुकान के सामने मत लगाना, बदले में तुम 2 लाख ले लो। क्या ऐसा करना कोई खराब होगा क्या? अरे क्या ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो मान जाते तो ठीक है। हाँ, मान जाता है तो ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकता, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मानो कि वो 2 लाख भी लिया और फिर भी दुकान ओपन किया, तब तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ना। हाँ सर, 2 लाख भी ले लेगा Yes. उसके बाद भी दुकान लगाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब दंगा लग जाएगा एकदम। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है कि कुछ ना करने के लिए, दुकान ना लगाने के लिए, आपको उसके दुकान के बगल में दुकान ना लगाने के लिए एक मतलब कंपेंसेशन टाइप में एक दूसरे के साथ सेटिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा चल सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पॉइंट टू बी नोटेड सर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिस नॉर्मली कंसिडरेशन प्रोमिसर के हिसाब से चलता है। ठीक है, जिनका बेसिकली ऑफर है उसी के तरफ से चलेगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जरूरत पड़ने से कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि हम लोग देखेंगे आगे आगे कि प्रोमिसी के थ्रू से भी कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, आई विल डिस्कस। एंड कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, कंसिडरेशन आज का हो सकता है, कंसिडरेशन मेरा पिछला काम का भी हो सकता है, मतलब प्रीवियसली कुछ करके रखा था उसका भी हो रहा है, या फिर कंसिडरेशन फ्यूचर में होगा, ऐसा भी हो सकता है, वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूं आपसे। Thus, from the above it can be concluded that consideration equals to promise or performance that parties exchange with each other. Consideration क्या है? Promise है। Consideration equals to promise or performance that parties exchange with each other. Form of consideration: some benefit, right or profit to one party, some detriment, loss or forbearance to the other. In simple, ये है कंसिडरेशन का इक्वेशन। बोलो सर, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे और केसेस आगे बढ़ेगा, केस स्टडीज भी आएगा, एग्जांपल्स भी आएगा। बोलो सर, यहां तक कंसिडरेशन का क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताना सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, मतलब ये हाँ ना क्या है? यस सर। ये दिस यस नो इज कंसिडरेशन फॉर मी। ओके, अगर आपको समझ में आया दैट इज योर कंसिडरेशन, आप हाँ बोलोगे दैट इज माई कंसिडरेशन, अगर ना भी बोलोगे दैट इज ऑल्सो माई कंसिडरेशन। मतलब आपका हाँ ना मेरे लिए क्या है? आपका हाँ ना मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। अगर ना बोलोगे तो फिर से बताना पड़ेगा, अगर हाँ बोलोगे तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। क्या सर सही एग्जाम्पल है ना कंसिडरेशन का? यस सर। यस सर, चलो, मतलब कंसिडरेशन ही कंसिडरेशन है, छा गए सर, कंसिडरेशन छा गए आज। ओके, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, अब मजा आएगा, कुछ केसेस होगा ना और मजा आएगा। सर कंसिडरेशन मस्ट मूव, अच्छा क्या पढ़ेंगे अभी? कुछ लीगल रूल्स पढ़ेंगे कंसिडरेशन रिगार्डिंग, जो आपको बहुत नॉलेज देगा और बहुत कॉन्सेप्ट देगा आपको कंसिडरेशन के बारे में। रियल लाइफ बहुत सारे केसेस है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो पॉइंट अभी बात कर रहा था। कंसिडरेशन प्रोमिसर्स के, जो प्रोमिसर्स है मतलब जो ऑफरर है, उनके थ्रू से ही नॉर्मली मूव करता है, मस्ट मूव बेसिकली। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी or the third party at the desire or request of the promisor. This implies written element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. देखो एक केस है इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, तो वेरी फेमस केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। यहाँ पर केस क्या हुआ था, एक था डिफेंडेंट और एक था प्लांटिव। ओके, डिफेंडेंट मतलब जो केस लड़ रहा है, जिसके अगेंस्ट में केस किया गया है, और एक है प्लांटिव मतलब जिन्होंने कोर्ट में केस को जाके ड्रॉप किया। ठीक है, जिन्होंने कोर्ट में केस को सू किया बेसिकली। तो डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे टू पी, डिफेंडेंट जो है वो पी को प्रॉमिस किया था प्लांटिव को कि ए सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल व्हिच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट। ठीक है, किसने प्रॉमिस किया था? डी ने पी को। डी कौन है? डी जिसके एजेंसी में केस शू किया गया है, और पी कौन है? जिन्होंने केस किया है। तो डी प्रॉमिस टू पे पी अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल व्हिच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन अ मार्केट। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई पी, मार्केट किसने बनाया? प्लांटिव ने बनाया, मतलब जिन्होंने केस किया। एट द डिजायर ऑफ द सी, सी कौन है? कलेक्टर।
ओके, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द डी। डी के कहने पे मार्केट कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हुआ, किसके कहने पे हुआ? सी के कहने पे हुआ। किसने किया? पी ने किया। नाउ डी वाज नॉट बाउंड टू पे एज इट वाज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस void। मतलब बात समझो, डी ने जो प्रॉमिस किया था पी को कुछ कमीशन देने के लिए, ठीक है, तो पी ने अभी इसके अगेंस्ट में केस कर दिया बिकॉज डी ने शायद कमीशन दिया नहीं, सिंपल बात है। तो डी प्रॉमिस किया था सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल व्हिच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन ए मार्केट, और मार्केट किसने बनाया? पी ने बनाया। किसकी इच्छा से बनाया? डी के नहीं, सी की इच्छा से बनाया, ठीक है। सी कौन है? कलेक्टर, कोई दूसरा, जिन्होंने बताया कि भाई ये मार्केट बनाओ और उसके थ्रू से कोई प्रोडक्ट बेचेगा। तो फिर डी बोला था कि मैं पी को कमीशन दूंगा, बट यहाँ पर पी ने डी को कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न हो नहीं रहा है बेसिकली। जब तक समथिंग इन रिटर्न नहीं होगा तब तक वो कंसिडरेशन पे नहीं आ जाएगा सर। और अगर वो कंसिडरेशन प्रूव नहीं होता, समथिंग इन रिटर्न प्रूव नहीं होता, जब तक समथिंग इन रिटर्न नहीं रहेगा, वही नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा सर? वॉइड। वॉइड मतलब सर कैंसिल, वॉइड मतलब कैंसिल। ऐसे और भी एग्जाम्पल देखोगे ना आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये दुर्गा प्रसाद और बलदेव का केस है, ठीक है, जिसमें ये केस पता चला था कि अगर नो कंसिडरेशन केस आ जाता है कि भाई कंसिडरेशन में समथिंग इन रिटर्न नहीं हो रहा है, एक तरफा बात चल रहा है, तो बात बनेगा नहीं। ये वाला देखो, आर सेव्स एज गुड्स, आर ने एस का कुछ गुड्स है उसको बचाया फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर ने एस के गुड्स को बचाया, लेकिन इसके लिए वो एस को पूछा नहीं था कि भाई एस तुम्हारा गुड्स आग में जल रहा है, क्या मैं आपका गुड्स को जाके बचा लूं, रक्षा कर लो आपके गुड्स का, ऐसे पूछ के नहीं गया था, और बदले में आप कुछ मुझे दे देना, ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ था। आर जस्ट गया, एस का गुड्स को बचाया। आर कैनॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस एज द एक्ट बीइंग डन वॉलंटरी। ये वॉलंटरी एक्ट है ना, ये वॉलंटरी एक्ट है। तो वॉलंटरी एक्ट में आपने अपने मर्जी से जाके आग से किसी का गुड्स को बचाया, तो आपने किया, अच्छा बात है, लेकिन बदले में रिवार्ड मांगना ये मैंडेटरी नहीं है, या और बदले में आपको एस कुछ पे करेगा, ये आशा भी आप नहीं रख सकते। मतलब आप चिल्ला के बोलोगे मैं कोर्ट में केस करूंगा, मैं इतना रिस्क लेके आग में कूद के तुम्हारा गुड्स को सेव किया, तुम बदले में मुझे कुछ दो, क्या वो बोल सकता है ऐसा? अरे क्या ऐसा आर बोल सकता है? नो सर। नहीं। बिकॉज यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है, ये वॉलंटरी है, और वॉलंटरी में समथिंग इन रिटर्न क्यों? वॉलंटरी एक्ट में समथिंग इन रिटर्न कहाँ से आएगा? एक केस मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने एक जगह में घूमने गया था, तो वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस था, ठीक है, कोई मंदिर टाइप में कुछ था, बहुत पुराना, 1000-2000 साल पुराना। तो वहाँ पर जस्ट मैंने एक्चुअली गाइड नहीं लिया था, तो मैं एक्चुअली खुद से ही देख रहा था। तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड था, तो एक्चुअली वहाँ पर एक शो होने वाला था, लेजर लाइट शो टाइप में होता है ना सर, तो वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि भैया ये लेजर शो कब से ओपन होगा फिर से, ठीक है। तो वो लेजर शो ओपन होने के नाम पे बात करना चालू किया, और फिर मेरे को मंदिर की कहानी की तरफ मोड़ ले लिया। मेरे को बैठा बैठा के ना कहानी एक एक करके सुना रहा है। और क्या होता है ना, जब आपको कुछ चीज़ जानने का मन करता है, आप क्या करोगे? सुनते जाओगे, है ना। अगर मेरे जगह आप होते तो आप क्या बोलते? सुन लेते ना, अरे हाँ या ना, बोलो तो सही, यस सर। है ना। तो मैं भी उसका कहानी जो है वो बता रहा, मैं सुनते गया। फिर 2 मिनट बाद जैसे उनका कहानी खत्म हुआ, वो क्या बोल रहा है मेरे को पता है? इतना कुछ बताया, कुछ दो। आप बात समझ रहे हो मेरा? हाँ, तो यस सर। ऐसे वो क्लेम नहीं कर सकता। मैंने उसको ये सब बताने के लिए नहीं बोला था, मैं तो बस उसको ये पूछ लिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ शो होने वाला था, तो मैं पूछा कि भाई ये शो कब से बंद है और कब चालू हो सकता है। तो अगर उसको बोलना था कि मुझे नहीं पता, आप काउंटर में पूछ लो, तो वो ऐसा बोल सकता। वो उल्टा किया, वो मेरे को शो के बारे में भी बताया और फिर पूरा मंदिर की कहानी की तरफ भी लेके चला, लेकिन वो कोई गाइड नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड था। तो बाद में मैं सोचा कि ये तो पूरा एकदम बदमाशी हो गया, लेकिन मैंने दे दिया उसको, क्योंकि मुझे लगा दे देना चाहिए यार, बोला तो इतना सारा चीजें, अब क्या करें, मैंने दे दिया था। लेकिन अगर मैं नहीं देता तो वो क्लेम नहीं कर सकता। क्या क्लेम कर सकता था क्या?
अरे नो सर। सर नो सर। बिकॉज उसने जो किया था वो वॉलेंटरी था, वो उसको मन हुआ था वो बोल दिया था, लेकिन अब उसको पता था कि ऐसे लोगों को अगर कुछ मैं 2-4 सुना दूं तो लोग ना नहीं करेगा, अगर 2 दिन में तो 1 जन दे ही देगा, है ना। तो दे दिया था, तो उसको समझ में आ गया था कि मैं तो बनने वाला हूँ, मतलब मेरे को इजीली वो बना सकता है मेरे को, वो देख लिया था मेरे को, मेरा मुंह देख के उसको समझ में आ गया था कि इसको तो बना लेंगे। तो अब और मैं भी बन गया, मैं देते वक्त भी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं बन रहा हूँ, बट ऐसे ना नहीं बोल पाया, दे दिया। तो ऐसे ही बात होता है सर। तो एग्जैक्टली वॉलेंटरी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वॉलेंटरी में समथिंग इन रिटर्न नहीं होता, तो उसमें कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, वो वॉइड है सर, वो वॉइड है, चाहे वो मेरा। सर हाँ बोलो। सर ऐसे में तो सर कैसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ये क्वासी नहीं है, क्वासी अलग होता है, वो तो फाइंडर ऑफ द गुड्स वगैरह में होता है ना, ये क्वासी सर नहीं तो है। सर तो वो भी तो अपने मनी से करता है वॉलेंटरी। एक्चुअली वो क्या होता है ना कि फाइंडर ऑफ द गुड्स जो है और ये आग से बचाना जो है, दोनों अलग हो गया, ठीक है, दोनों अलग हो गया, ये एग्जैक्टली क्वासी की तरफ नहीं जाएगा, एग्जैक्टली ये क्वासी की तरफ नहीं जाएगा। वो क्वासी में क्या होता है, क्वासी इज ऑल्सो वॉलेंटरी ना, क्वासी इज ऑल्सो वॉलेंटरी। Yes, sir. आप जैसे बोल रहे हो, चलो आपका पॉइंट में मैं थोड़ा जाता हूँ, अभी मुझे क्वासी में जाने का मन नहीं था, क्वासी का एक पूरा डिटेल चर्चा मैं करूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली। तो क्वासी में क्या है कि अगर आपको कोई गुड्स दिख जाता है तो आप उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हो, वो गुड्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आप फाइंडर ऑफ द गुड्स जैसे आपको मिल जाता है, आपको उस तक पहुंचाने का मतलब लॉ कौन देता है आपको, लॉ ही आपको बोलता है कि आपको उसको पहुंचाना है, लेकिन बदले में कुछ देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात ना। आप जिसका चीज पहुंचाने के लिए जाते हो आपको कुछ देगा नहीं देगा, दैट्स डिफरेंट। बट यहाँ पर भी बात वही है कि समथिंग इन मतलब कंसिडरेशन जो है इस केस में एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, बट हाँ आप कुछ केस में बना सकते हो कि हाँ सर ये क्वासी टाइप में है कि मैं आग लग रहा था, मैं गुड्स को बचा दिया, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली क्वासी। मतलब बेसिकली पॉइंट है कि आप क्लेम नहीं कर सकते रिवार्ड के लिए, पॉइंट इज दैट। क्वासी के केस में भी, क्वासी के केस में भी तुम रिवार्ड नहीं ले क्लेम नहीं सकते, कर हाँ सकते। नहीं, क्वासी केस में भी तुम रिवार्ड क्लेम नहीं कर सकते, अगर सर तुम्हारा तो कुछ उसमें भी तो खर्चा हो। हाँ बोलो। तो उसमें भी तो समथिंग इन रिटर्न नहीं हुआ। किस में, क्वासी में? यस सर, क्वासी में, क्लेम नहीं बोला। क्वासी में समथिंग इन रिटर्न का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हारा एक एज ए सिटीजन, ये तुम्हारा कंसिडरेशन यही है कि तुम किसी और का चीज जब तुम किसी और पे पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नैतिक ऑब्लिगेशन है, मतलब इट्स अ लीगल राइट्स फ्रॉम एज ए सिटीजन, एक ऑनेस्ट सिटीजन के नाते आपको ये करना चाहिए, ठीक है, दैट इज योर कंसिडरेशन, मतलब वो लॉ इसलिए बनाया आपको, ठीक है, मतलब आप तो सीधा बात नहीं आप सीधा बात समझोगे नहीं, इसलिए लॉ आपको समझाने के लिए रेडी हो जाता है कि भाई एक ऐसे, इसका मतलब ऐसा हो जाता है ना, जैसे जापान जैसे एक ऐसे कंट्री, आज की डेट में जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर लोग बहुत ऑनेस्ट है, सीरियसली, मतलब सीरियसली ऑनेस्ट, मतलब अगर मानो कि कोई डस्टबिन रास्ते में लगा हुआ है, मानो कि मैं रास्ते से जा रहा था और विश्वजीत भी रास्ते से जा रहा है, सुन रहे हैं ना विश्वजीत, तो जापान के कौन से रास्ते में, जापान के रास्ते में दोनों जा रहे हैं, तो जापान में अगर मैं जा रहा हूं और जाते वक्त मेरे हाथ में कुछ गुड्स था, प्लास्टिक्स वगैरह था, तो मैंने डस्टबिन में ना डाल के डस्टबिन के आसपास में फेंक दिया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना इंडिया में, डस्टबिन में जगह नहीं होता तो डस्टबिन के आसपास में फेंक देते हैं, हाँ डस्टबिन के यस आसपास तो छोड़ो, हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं तो मानो कि विश्वजीत मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उसने देखा कि मैंने डस्टबिन के पास फेंक दिया, तो वहां का लोग इतना ऑनेस्ट होता है, एक दूसरे को कैसे शिक्षा मतलब एडुकेशन देते हैं, सोशल एडुकेशन ऐसे दिया जाता है प्रैक्टिकली, कि जैसे मतलब विश्वजीत क्या करेगा, उसको डाल देगा, वो ये नहीं देखेगा कि किसने ऐसा किया, लेकिन मेरे पीछे कोई और है जिसके मन में ऐसा कुछ चल रहा था कि वो भी शायद नीचे डालेगा, लेकिन वो देख लिया कि विश्वजीत ने दूसरा किसी का गिरा हुआ चीज डस्टबिन में डाला, तो ऑटोमेटिकली ये एक सोशल एडुकेशन हो जाता है। ऐसे सिस्टम जापान में लोगों के अंदर है, हमारे अंदर भी था बिकॉज गौतम बुद्धा का जो टीचिंग्स है वो इंडिया से ही ले जाके उन्होंने एक्सपोर्ट किया, बट हम भूल गए बिकॉज हमको अपना चीज से क्या हुआ सर, अपना चीज खराब लगा, दूसरे का चीज कॉपी करने चले आए, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस का, तो हम लोग अपना चीज भूल गए, और गौतम बुद्धा हमारा चीज लेके देखो जापान को क्या डेवलप किया। सीरियसली मेरे को बहुत जेलस फीलिंग होता है। क्या मैं सही बोला सर? आप लोग भी देखते होंगे ये सब चीजें। यस सर। तो ये सब एज ए सिटीजन भी तो कुछ होता है ना, हर चीज में क्या बदले में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मतलब हमारे देश में ऐसा है, हर चीज में मेरे को क्या मिलेगा, हर बात में प्रॉफिट प्रॉफिट करते करते ना इंसानियत खत्म हो रहा है।
पागल हो जाएगा लोग, मेरे को क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा जिंदगी में, क्या मिलेगा तुम्हें? हर चीज में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ चीज तो ऐसे भी होना चाहिए ना। चलो आगे चलो, ये सब स्पिरिचुअल टॉक से ना दिमाग कभी कभी खराब भी हो जाता है। ओके, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन इंडिया। देखो तो ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, चिन्नाया वर्सेस रमैया, चिन्नाया वर्सेस रमैया। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस 1882 का, ध्यान से सुनिएगा सब। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है नहीं, फिर उसके तरफ से भी मैटर, मतलब वो प्रोमिसी है। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आगे बताता हूं आपको, द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी मेक्स दैट प्रोपोजिशन क्लियर। क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. promisers के इच्छे पे promisee अगर कुछ करता है तो वही consideration है। in other words, there can be a stranger to a consideration but not stranger to a contract. stranger जो है मतलब जो तीसरा या चौथा व्यक्ति, तीसरा या चौथा थर्ड पर्सन कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है, बट वो कंसिडरेशन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इज अ स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन but not stranger to a contract. देखो क्या खेल होता है। An old lady made a gift of her property to her daughter. Old lady किसको गिफ्ट किया? अपने बेटी को, अपने बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया विद द डायरेक्शन, गिफ्ट करने के टाइम पे ये डायरेक्शन दिया था टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल, उसके मामा को कुछ पैसा देने के लिए। आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। The old lady made a gift to her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to maternal uncle by way of annuity. Annuity मतलब कुछ, annuity मतलब एक सिमिलर अमाउंट। annuity का मतलब होता है, ये मैथ्स में या अकाउंट्स में सिखाया जाता है आप लोगों को, सीरीज ऑफ पीरियोडिकल अमाउंट। वेरी गुड, सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट। ठीक है, सीरीज ऑफ सेम पीरियडिकल अमाउंट, मतलब हर महीने 1000, हर महीने 500, हर महीने 10,000, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट। तो ये बात डॉटर ने एग्री किया था, ये बात डॉटर ने, डॉटर एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर, ब्रदर मतलब उसका मामा। ठीक है, मतलब उस, मतलब जो महिला जिन्होंने अपने बेटी को दिया था उसका भाई। ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युटी। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी, बट ये जो बेटी है, ठीक है, इन्होंने अपने मामा को नहीं दिया। एंड द अंकल शू टू रिकवर इट, अंकल ने क्या किया? शूट कर दिया, केस शू कर दिया उस अपना जो एन्युटी अमाउंट है वो पाने के लिए। तो इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। बट यहां पर क्या अंकल कंसिडरेशन के अंदर था? देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अंकल क्या कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी था सर यहां पर? थर्ड पार्टी। अरे सबको पूछ रहा हूं, क्या अंकल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है? ये सर नो? नो सर। कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ किसका हो रहा है? मदर के साथ, माँ के साथ मेयर, डॉटर का। डॉटर का। तो यहाँ पर अंकल तो कोई है ही नहीं, बट माँ अपने बेटी को जमीन देने के टाइम पे बता रहे कि भाई अपने मामा को भी प्रॉपर्टी से एन्युटी देते रहना। बट बेटी ने बाद में क्या कर दिया? मुकर गया, मैटर कोर्ट में चला गया। किसने? अंकल ने केस कर दिया। कर सकता है, इसीलिए बोला कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। मैटर को ध्यान से समझिएगा, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा अपने मतलब नॉर्मल लाइफ में भी। जितना आप बड़े होते जाओगे, अगर आज ये सब बात दिल से दिमाग से ले रहे हो ना, तो मैं आपको इतना गारंटी जरूर दे सकता हूँ, इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपको लाइफ में, अगर आप दिल दिमाग से पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो शायद जिंदगी में जब जरूरत होगा काम नहीं आएगा। बट अगर दिलो दिमाग से पढ़ रहे हो तो जब जरूरत होगा ना, आपको दिमाग में ये सब चीज चलेगा और आप सही टाइम पे सही डिसीजंस भी ले सकते हो। तो मैटर इज वेरी सिंपल, चिन्नाया वर्सेस सर तो अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा? हाँ एकदम एकदम रिकवर होगा, बिकॉज वो राइटिंग में लिख के गया था, वो बेटी ना नहीं कर सकता। यस, एकदम रिकवर हो सकता है। ऐसे केस एक मेरे ही फैमिली रिलेटिव्स में चल रहा है, रिसेंट केस है, आज ही उसके मतलब मैटर में बातचीत चल रहा था। तो
मतलब बेसिकली एक ग्रैंडफादर है, मतलब दादाजी है, उन्होंने मेरा एकदम क्लोज नहीं है, थोड़ा दूर का है। तो दादाजी ने अपनी बेटी और बेटा दो है उनका, एक लड़का एक लड़की। तो बेटा जो है वो थोड़ा सा नालायक टाइप में है, ठीक है, मतलब वो कोई काम धंधा नहीं कर पाता है, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब अनसाउंड टाइप में भी बोल सकते हो आप। तो लेकिन इतना भी अनसाउंड नहीं है वो, उसका बदमाशी भी है, लेकिन उसको उसका पापा को पता है कि ये कुछ करेगा नहीं जिंदगी में। लेकिन एक बाप होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज क्या किया कि उसका बेटी जो है वो नॉर्मल है और दिमाग वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा प्रॉपर्टी का ये हिस्सा तुम रख लो पूरा का पूरा, लेकिन बदले में अपने भाई को जरूर देख लेना, जब उसका जरूरत होगा कुछ कैश पैसा में भी हेल्प करते रहना। तो अभी जो बेटी है ये बहुत कुछ कर लिया, तो इन्होंने अभी पैसा देने से ना कर रहा है, तो कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा बात है सर। तो आप समझ रहे हो ना, वैसा ही केस बन रहा है जैसे ये वाला केस है ना, जो भी फैमिली रिलेटिव्स के मैं सुन रहा हूँ आजकल, मेरा जो बात चल रहा है एग्जैक्टली चिन्नाई वर्सेस रमैया का केस है। तो देखते हैं क्या होता है उधर। तो सर बोलो, समझ में कुछ आ रहा है कंसिडरेशन? ये बात याद Yes, रखिएगा। This line is very important, sir. This line is very important. There can be a stranger to a consideration, but not stranger to a contract. This is a very very interesting line. Okay, चिन्नाई वर्सेस रमैया का केस से ये वाला लाइन आया था। ओके, आगे बढ़े सर। ओके चलो, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मतलब एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप लोग जानते हो। मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों तरफ से काम हो चुका है, दोनों पार्टी अपना अपना काम कर दिया है, और एग्जीक्यूटरी मतलब एक तरफ से बाकी है, एक तरफ से हो गया है। तो एक कंसिडरेशन which consists in the performance of an act is said to be executed when it consists in a promise, it is said to be executory. The promise by one party may be the consideration for an act by some other party and vice versa. A pays 5,000 to B and B promises to deliver to him certain quantity of wheat within a month. बात को ध्यान से समझिएगा, A ने 5,000 पे किया B को, ठीक है, और B बदले में क्या प्रॉमिस कर रहा है, B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount. A ने अपना काम पूरा कर दिया, whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed. A के तरफ से काम हो चुका है, whereas consideration of promise by B is executory. मतलब ये अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ है, ठीक है। ये वैलिड कब होगा, जब बी भी अपना काम कंप्लीट कर देगा, तब ये एग्जैक्टली कंप्लीट वैलिडिटी में आएगा, ठीक है। तब तक ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर बाई चांस बी अपना काम पूरा नहीं करता तो फिर ये वॉइडेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हो सर? अगर बी अपना जो एग्जीक्यूटरी सिचुएशन है, मतलब वो जो वेट देने का बात किया है, अगर वो नहीं करता है तो फिर ये क्या हो जाएगा सर, वॉइडेबल। वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। फिर जैसे ये ब्रीच करेगा तो बात केस बनेगा, तो फिर ये केस करेगा, बोलेगा मेरा 5,000 लिया है और मेरे को बदले में दिया नहीं है, तो फिर कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में प्रूव होगा, तो कंज्यूमर कोर्ट पूछेगा कि भाई दोगे कि नहीं दोगे। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ हाँ देना है, तो फिर वॉइडेबल सिचुएशन से वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ऐसा? मतलब अगर आप एग्जीक्यूटरी सिचुएशंस में हो, executory situations can becomes a void as well as can becomes a valid depending on the situation. आगे क्या होता है बताइएगा सर, समझ में आया कि नहीं? और कंसिडरेशन भी समझ रहे हो? अरे yes sir. यस सर। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा था ना सर, कि कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। सर कैसे? चलो देख लेते हैं कैसे। हाँ कैसे कहूँ कि कैसे, यहाँ पर क्या हो सकता है, ए परफॉर्म सम सर्विस टू बी, A performed some service to B at his desire. After a week, B promised to compensate A for the work done by him. It is said to be past consideration. Actually क्या हुआ, A performed some service to B at his desire. B ने कुछ बोला था तो A ने कुछ कर दिया था पहले। After a week, एक हफ्ता बाद, B promises to compensate A for the work done by him. जो काम उसने करके रखा है उसके बदले में अभी उसको compensation मिल रहा है। It is said to be past consideration because पहले कुछ किया था तो उसका पेमेंट आज हो रहा है।
एंड ए कैन सू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस्ड मनी। अगर वो नहीं देता है तो फिर वो केस सू कर सकते थे। पास्ट कंसिडरेशन कि मैंने तुम्हारे लिए पहले कुछ किया था, उस टाइम पे बात हुआ था पर तुमने अभी तक उसका वादा पूरा नहीं किया, तो जो वादा किए थे वो पूरा करो अभी। तो पास्ट कंसिडरेशन का इफेक्ट पूरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले हो गया मतलब भूल गए, ऐसा नहीं, वो बहुत पुराना बात है भूल जाओ, नहीं, कुछ चीजें पुराने नहीं होते, जब होता है तो होता है। लॉ कभी भी पुराने बोल के किसी चीज को छोड़ नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे बात करते करते पुरानी बातों को भूल जाओ, जो बात गई सो बीत गई। हाँ, अरे ऐसे नहीं है, बात गई बीत गई। हाँ, सिंपल है, बिजनेस है, भूलेंगे नहीं। भूलेंगे कैसे? तुमने वादा किया था, निभाओ अभी। क्या सर भूल जाएंगे क्या पुराना बोल के? क्या बोलते हो? नो सर। हाँ, नहीं, क्यों भूलेंगे? पुराना बोल के भूल नहीं सकते, जो है वो है, करना पड़ेगा। ऐसा क्या कि वो बहुत दिन हो गया, अभी क्या है उसका प्रूफ है, तुमने किया नहीं था उस टाइम पे, अभी करो। चाहे 1 हफ्ता पहला बात हो या 1 साल पहला बात हो या 3 साल पहला बात, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी लग सकता है, लेकिन जो वादा पहले किए थे वो निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब क्या होगा, क्या उसका क्वांटम मेरिट होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वांटम मेरिट कैसे डिसाइड करते हैं। एक कैश सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। सिंपल बात है, आप दुकान में जाते हो, सपोज मानो आपका दुकान है, कोई आता है कोई प्रोडक्ट लेने, वो कैश देता है, आप गुड्स देते हो, क्या हो जाएगा? अरे कैश सेल मतलब बेसिकली प्रेजेंट कंसिडरेशन, इमीडिएट होता है ना। बात समझ में कुछ नहीं आया क्या? कैश सेल मतलब इमीडिएट। अभी आपके दुकान में कोई आता है, आप कैश लेते हो, गुड्स देते हो, सिंपल है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। आपके दुकान से कोई पहले गुड्स लेके गया था, अभी आप उनसे पेमेंट मांग रहे हो, इट्स पास्ट कंसिडरेशन। अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो कब खा के वो पच गया, अभी नहीं देना है पेमेंट, मैं भूल गया कब खाया था, छोड़ दोगे क्या उसको? अरे नो सर, पैसा लेंगे। तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, और कंसिडरेशन फ्यूचर का भी हो सकता है ना, कि फ्यूचर में हम लोग ये काम करेंगे तो बदले में हम लोग एक दूसरे को ये पेमेंट करेंगे और आपको बदले में ये मिलेगा। ऐसे होता है ना, किसी के पास जमीन है कि भाई मेरा जमीन है, मैं अभी एडवांस करता हूँ, फ्यूचर में तुम मुझे जमीन दे देना, बाकी अमाउंट जब मैं पे कर दूंगा। तो फ्यूचर कंसिडरेशन बनता है। हाँ, उधारी खाता। हाँ, उधारी खाता, ओके, उधारी खाता होगा, फ्यूचर कंसिडरेशन, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ फ्यूचर कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है सर, बोलते हैं सर कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, पॉइंट टू बी नोटेड सर। एडिक्वेट का मतलब समझते हो ना आप लोग? एडिक्वेट का मतलब क्या है? हिंदी बंगाली जो भी बोल सकते हो। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त। हाँ, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं যথেষ্ট। हाँ, बंगाली में हम लोग एक बहुत लैंग्वेज यूज करते हैं যথেষ্ট, या हिंदी में ऐसे बोलते हैं पर्याप्त, बंगाली में भी हम लोग बोलते हैं पर्याप्त। पर्याप्त या पर्याप्त का मतलब क्या है? मतलब हर चीज का ना एक होता है, जैसे मानो एडिक्वेट, जैसे सिंपल बात करते हैं कि आपने किसी दुकान में, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे आप लोग बहुत जगह में खाना खाने गए होंगे, ठीक है, कहीं पर 100 का चीज में भी 100 रुपया दिया बट बहुत कुछ खाने को मिला। किसी जगह में ऐसा भी हुआ कि 1000 रुपया खर्चा कर भी पेट नहीं भरा, ऐसा होता है क्या? यस, ऐसा हो जाता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं। सर ऐसा क्या बात कर दिया आपने? ठीक है, वो तो एक गाना है ना, क्या मोहम्मद में हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, ऐसा किसी मूवी में गाना था, ठीक है। तो एग्जैक्टली कंसिडरेशन एडिक्वेट हो जरूरी नहीं, पर्याप्त हो जरूरी नहीं। सर मतलब यस, अरे तभी तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टाटा को 1 रुपये में जमीन दे पाया था। क्या वो एडिक्वेट था? अरे क्या वो सिंगूर का 600 एकड़ 1 रुपया का वैल्यू हो सकता है गवर्नमेंट के लिए? नो सर। लेकिन फिर भी वो वैलिड, फिर भी वो वैलिड है। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, लॉ बताता है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स के अंडर में आ जाओगे तो वो लोग हर चीज का वैल्यूएशन करता है कि इस चीज का ये दाम है कि नहीं। जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे, जो लोग ऑलरेडी इनकम टैक्स पढ़ते भी हो, ठीक है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे वहां पर देखोगे कि अगर मानो कि किसी चीज का दाम है 1000, आपने किसी को कम दिखाने के लिए 500 में बेच दिया रिलेटिव्स को, तो इनकम टैक्स वाले ये हर चीज का ना छानबीन करता है, ठीक है, बिकॉज वो अपना सेल को कम करना चाहता है, इनएडिक्वेट दाम में बेच देता है, ठीक है, दिखा देता है, बेसिकली बेचता नहीं है, दिखाता है।
तो वो इनकम टैक्स वाली ये सब चीजों को देखता है, ठीक है। तो वो अलग बात, जब आप इनकम टैक्स करोगे वहां पर एडिक्वेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लॉ क्या बताता है? लॉ बताता है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट। लॉ के हिसाब से एकदम हर चीज का रिजनेबली वही दाम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। रिजनेबली यही दाम में यही चीज मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। किसी को कोई कम दाम में भी दिया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई मना नहीं है। Consideration need not be of any particular value, it need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Law उसका कुछ value जरूर देखेगा, मतलब फ्री में नहीं होगा, कुछ value जरूर होगा। Something in return need not be equal to something given, जो दिया जा रहा है उसी के हिसाब से रिटर्न हो। अब बात समझिएगा सर, something in return need not be equal to something given, जो दे रहे हो बदले में जो मिल रहा है वो इक्वल वैल्यू का होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं। इट कैन बी कंसिडर्ड अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, इसको बैड बार्गेन बोल सकते हैं, बट होगा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। वी कैन से इट अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी, बट होगा नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। It may be noted in the context that explanation 2 of section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। किसी का एक जमीन है, ठीक है, एक लैंड है, चलो एक देखते हैं। जैसे मैं सिंगूर का केस तो आपको बताया, चलो सिंगूर छोड़ो, दूसरा कॉन्सेप्ट में आते हैं, लैंड फॉर सेल, ठीक है। ऐसे दिख जाता है ना सर बहुत जगह में लैंड फॉर सेल, तो मैं बस कुछ लैंड फॉर सेल का इमेज आपके सामने ला रहा हूं। जैसे मानो कि यहाँ पर कुछ प्लॉट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लॉट बना हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, यस सर। ठीक है। इसका मानो कि मैं जैसे एग्जांपल एक रफली मान रहा हूँ कि इस जमीन का दाम है 5 लाख, ठीक है। तो ये 5 लाख का जमीन अगर किसी को 1 लाख पे मिल रहा है, तो बहुत लोग आवाज तो उठाएगा ना कि कैसे मिल गया 5 लाख का जमीन आपको 1 लाख में। इसका रीजनेबल वैल्यू है 5 लाख। तो अगर कोई 5 लाख का जमीन किसी को 1 लाख पे किसी कारण से मिल जा रहा है, ड्यू टू सम फेवर समथिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? नो सर, ये इनवैलिड नहीं है। लॉ वाइज ये कोई इनवैलिड नहीं है, बैड बार्गेन बोल सकते हैं। इसमें वॉइड या कैंसिल का कोई बात नहीं है। It may be noted in the context with explanation 2 of section 25 says that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। 5 लाख का जमीन कैसे 1 लाख में मिल गया, आप उसको गवर्नमेंट का कैसे नहीं बोल सकते, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। बट एज एन एक्सेप्शन if it is shockingly less, अगर ये बहुत shockingly less है and the other party alleged that his consent was not free, then this, हाँ मतलब किसी को डरा धमका के भी होता है ना, 5 लाख का जमीन 1 लाख में लिया जाता है, अगर नहीं दोगे तो मार देंगे। हाँ सर, ऐसा भी तो होता है ना, अरे बंदूक दिखा के। हाँ, भारत में अभी भी कुछ एरिया है हमारे देश में जहां पर बंदूक के नोक के नीचे बहुत कुछ होता है। हाँ सर, ऐसा भी कुछ जगह है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स में अभी भी ऐसा गुंडा राज, बंदूक राज चलता है, कुछ एरिया में भी ऐसे चलता है। तो अगर आपको डरा के धमका के बंदूक के नाक के नीचे, तो वो उसको क्या बोलते हैं? क्वार्शन। क्या बोलेंगे उसको? क्वार्शन बोलते हैं, ठीक है। अंडू इन्फ्लुएंस, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, ठीक है, आपको ओरिजिनल दाम ना दे के अगर आपसे चीज लिया जा रहा है, अगर ऐसे प्रूव कर हो जाता है तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। फिर बाद में प्रूव होगा कि आपको डरा के हो रहा था, तो फिर बाद में वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो वही, but as an exception if it is shockingly less and the other party alleged that his consent was not free, then this inadequate consideration can be taken as evidence of support of this allegation। इस एलिगेशन का सपोर्ट के लिए वो वाला बात लिया जाएगा। मतलब वो, लेकिन लॉ ये नहीं बोलता कि 5 लाख का जमीन 1 लाख में नहीं बिक सकता, लॉ ये नहीं बोलता। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं कि वो 5 लाख का चीज 5 लाख में ही दिया जाए, 5 लाख का जमीन 1 लाख भी हो सकता है। लॉ मना नहीं कर रहा है, बट हाँ अगर वही शॉकिंगली, क्या 5 लाख का जमीन आपसे जबरदस्ती लिया जा रहा है क्योंकि आप वीक हो, तो क्या आपको डरा के धमका के लिया जा रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके लिया जा रहा है, व्हाटएवर, जो भी होगा कोअर्शन होगा, जो भी होगा कोअर्शन के अंडर आ जाएगा और ये केस वॉइडेबल बन जाएगा। फिर कोर्ट में केस बनेगा,
फिर कोड में अगर आप हाँ बोल देते हो कि नहीं मेरे को डरा के किया गया है, तो फिर वो वॉइड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप कोड में अगर ना बोल देते हो नहीं मेरे को डरा के नहीं, मेरे कंसेंट लेके किया गया है, तब वैलिड हो जाएगा। मैटर समझ में आ रहा है सर? बोलो। यस सर। यस सर। बस यही सब तो बातें हैं। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए बार बार बताता रहता हूँ। वही देखो यहाँ पर, एक प्रॉमिस टू सेल ए हाउस worth ₹6 lakhs for ₹1 lakhs only. The adequacy of this price in itself shall not tender the transaction void. 6 लाख का जमीन कैसे 1 लाख पे बिक जाए, ठीक है, इसमें सवाल जरूर होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको वॉइड कर दो, क्योंकि 6 लाख का जमीन 1 लाख में कैसे हो सकता है सर, इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर कभी किसी केस में कुछ पॉइंट में कुछ डाउट लगता है तो कोर्ट में केस बन सकता है, या फिर कोई ऑफिसर्स अगर उनको लगता है कि बात मैटर ये बना है तो वो कोर्ट में कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। अगर उसमें कोर्ट पार्टीज को लेके आएगा और फिर पूछताछ करेगा, फिर प्रूव होगा। अनलेस द पार्टी प्लीड्स दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोर्शन, जब तक पार्टी कोर्शन का जो ब्लेम है, मतलब मेरे को डरा के धमका के, बंदूक के नाक के नीचे मेरे को डरा धमका के लिया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग किया जा रहा है, ऐसा जब तक प्रूव नहीं होता तब तक ये केस बन सकता है। 6 लाख का जमीन 1 लाख में क्यों, आप 100 रुपए में भी दे सकते हो, आप 1 रुपये में भी दे सकते हो, कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। मैटर क्लियर सर? यस Yes, sir. Performance of what one is legally bound to perform. Consideration must not be performance of existing duty. Performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void. बात ध्यान से सुनिएगा। Promise to pay money to a witness is void. आप किसी witness को खरीद नहीं सकते, वो void है। Performance of what one is legally bound to perform. अगर आपने कुछ देखा तो आपको बताना पड़ेगा। आप पैसा खा के गवाही चेंज नहीं कर सकते, जो हम लोग रियल में देखते हैं या फिर मूवीज में भी देखते हैं, है ना सर? लोग पैसा खा के सच छुपा लेते हैं, क्या सर ऐसा होता है कि नहीं होता? यस है ना, रियल में भी होता है, मूवीज में भी दिखते हैं। ये नहीं हो सकता, ये जो भी है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है सर। सर क्यों वॉइड, क्यों? नहीं सर, आप विटनेस खरीद नहीं सकते, बिकॉज ये लीगल परफॉर्मेंस को रोक रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, बिकॉज ये उनका लीगलिटी है कि आपको सच बोलना पड़ेगा। ऑनेस्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला लाइन में पूरा भारत का लिखा हुआ है। जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास करते हो, ठीक है, जनरल लॉ का सीएस में स्पेशली होता है, वहां पर इसको डिटेल्स में बताया जाता है कि एक फंडामेंटल राइट्स क्या है ह्यूमन बीइंग का, इंडिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो चलो वो बाद में बात करेंगे फिर से। तो ये बेसिक पॉइंट है कि आप विटनेस नहीं खरीद सकते, जो विटनेस के लिए पैसा ले रहा है वो भी गलत और जो दे रहा है वो भी गलत। फॉर इट इज विदाउट कंसिडरेशन, और बदले में ये भी विदाउट कंसिडरेशन। Hence such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void. मतलब केस जीत जाएंगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये भी void बात है सर। आप अपना चार्ज लो ना, हाँ सर, आप आपका केस लड़ने का चार्जेस लो, केस जीत जाएंगे तो एक्स्ट्रा लेंगे, ये गलत बात कुछ समझ में आ रहा है सर? एक लॉयर के पास आप जाते हो, लॉयर का कुछ फीस है कि भाई मैं ये केस लड़ने के लिए मैं ये फीस लेता हूं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब देखो, लॉयर जब केस लेता है तो वो श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि केस जीतेंगे कि हारेंगे। क्या रे लॉयर वाले बोलो, हाँ सर? जब कोई लॉयर कोई केस लेता है, क्या ये गारंटी वो दे सकता है कि वो केस जीतेगा कि हारेगा? वो तो जज डिसाइड करेगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? यस। फिर लॉयर क्या बताते हैं कि अगर केस जीत जाएंगे तो फिर इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसे बताते हैं ना रियल में। हर कोई नहीं, कोई लॉयर करते होंगे, हाँ, ग्रीडी लॉयर लोग करते होंगे। भाई कोई जीते कोई हारे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना केस लड़ा, उसके बदले मैंने फीस लिया। हारने से मतलब इसका मतलब अब टीचर्स भी ऐसे ग्रीडी हो जाएगा कि मेरा पढ़ाने का फीस इतना है, अगर आप पास करोगे तो इतना कमीशन देना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर पूरा दुनिया ऐसा बन जाए, डॉक्टर भी ऐसा कि ठीक है मेरा फीस इतना है आपको दवाई देने का, लेकिन अगर आप ठीक हो जाओगे तो बदले में मुझे आपको इतना देना पड़ेगा। हाँ सर, ये क्या बात हुआ? मतलब मानो कि पूरा सोसाइटी ऐसा बन जाए, डॉक्टर्स, टीचर्स,
हाँ, क्या होगा सोसाइटी का? क्या रे, उसको समाज बोलेंगे क्या? वो समाज नहीं बनेगा फिर। क्या आपको को बात समझ में आया कि नहीं, कि क्यों लॉ ये सब चीजों को अवॉइड कर देता है? और नॉर्मली ये सब पैसा ब्लैक मनी में होता है, कभी भी वाइट नहीं हो सकता, ठीक है? सिंस इट इज विदाउट कंसिडरेशन, बट वेर ए पर्सन प्रॉमिस टू डू मोर दैट इज ही इज लीगली बाउंड टू डू, such a promise provided it is not opposed to public policy is a good consideration. It should not be vague or uncertain. कंसिडरेशन वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशरी। ऐसा कंसिडरेशन ना दो बदले में, ऐसा कुछ वादा ना करो जो वादा निभाया नहीं जा सकता। मस्ट बी रियल, अनरियल चीजों में वादा मत करो। जैसे कि सर ऐसे बहुत कुछ एग्जाम्पल में हो सकता है, जैसे एक गाना है ना हिंदी मूवी में, वो गाना याद रख सकते हो, याद रखने के लिए तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, मतलब अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आजकल चलता है ना, मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो आजकल लड़की लोग भी बोल देता है मैं जान दे फिर देखता हूँ। हाँ सर, ऐसा आजकल बोल देता है ना कि मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मतलब ऐसा 90s जमाने में चलता था ना कि मैं तो तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो लड़का बोलते कि मैं जान दे सकता हूँ, तो फिर लड़की क्या बोलते हैं आजकल, जान दे फिर देखता हूँ। क्या रे, ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब कहना बहुत सिंपल है कि आप जान दे दे तो प्यार करेगा कौन? अरे जान, এখন तो हाँ वही जान तो दे दे बात तो है। प्यार करेगा कौन? तो ऐसा प्रॉमिस ही क्यों करना है कि मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ? रियल बातें करो ना, अनरियल बातें करके क्या होगा मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये कोई बात हुआ? वही तो सही बोल रहे हो ना, जान दे देगा तो फिर प्यार कौन करेगा? दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली। इसीलिए तो रियल बातें करो, अनरियल बातें कोई मतलब नहीं होता, जो भी हो। तो बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल। सर जान दे दे इन द सेंस अगर उसको कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो। क्या क्या उसको कुछ? सर अगर नेक्स्ट पर्सन को अगर कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम आया, अगर बचा सके तो देन जान दे हाँ सकते। हाँ, ये आई अंडरस्टैंड। अरे मैं तो वही बात समझा करो सर, तो वो आप समझ गए होंगे, ठीक है चलो अब इस मैटर को और आगे ना छेड़ो सर। A man promises to discover treasure by magic, चुटकी में मैं तुम्हारे लिए ये ला सकता हूँ, जैसे वो खुलजा सिमसिम टाइप है ना, बंगाली में हम लोगों का एक बहुत फेमस, बंगाली में भी है और अरबियन कहानी है सर, आप लोग सुने होंगे, अली बाबा 40 चोर का कहानी। अरे अली बाबा 40 चोर, बंगाली में हम लोग इसको इस नाम पे जानते हैं, मर्जिन अब्दुल्ला, एक फेमस बंगाली मूवी है, बहुत पुराना मूवी है, और अली बाबा 40 चोर की कहानी है एक्चुअली। जानते हो सर खुलजा सिमसिम? अरे यस सर। बंगाली में इसको बोला जाता है चिचिंग फाक, मतलब इन द बंगाली फॉर्मेशन, इस अली बाबा 40 चोर का जो कहानी है, इसको बंगाली फॉर्मेशन में चिचिंग फांक बोला गया है। वो चिचिंग फांक करने से एक ट्रेजर निकल के आ जाएगा, वो मूवीज में दिखाया गया है, चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब में है। मूवीज का हिंदी वर्जन का नाम अली बाबा 40 चोर है और बंगाली वर्जन का नाम है मर्जिना अब्दुल्ला। तो मतलब मूवीज का दो कैरेक्टर, वो अली बाबा 40 चोर का जो हीरो हीरोइन है, एक घर का एक नौकर और एक नौकरानी, ठीक है, दे आर दी बेसिकली हीरो हीरोइन ऑफ दिस पर्टिकुलर अली बाबा 40 चोर का कैरेक्टर। अगर आप लोगों ने ये कहानी पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना या मूवीज भी देख लेना। तो बेसिकली वो रियल में नहीं होता, ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन, अंडरटेकर टाइप्स। अरे अंडरटेकर का कहानी जानते हो ना आप लोग? अरे WWE, यस हाँ वहां पर अंडरटेकर जिंदा हो जाते हैं, हाँ डेड मैन क्या बोलते हैं वहां पर, डेड मैन की कहानी। हाँ वो ऐसे कहानी बनाते कि अंडरटेकर मर गया फिर वो जिंदा हो गया, ऐसा होता है ना। अरे आप लोग देखते हो कि नहीं रेसलिंग? मैं तो बचपन में बहुत देखता था। यस सर, ছোটবেলায় দেখতাম প্রচুর। मैं अभी भी कभी कभी देख लेता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट था वो एक छोटा नटरा सा था जो हार जाता था। रे मिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट था, जिगरा होना चाहिए भाई रे मिस्ट्री, ओ उसके जैसा मेरे हम को। लोग कभी कभी एक्ट भी करते थे बचपन में। हाँ मत करो भाई ये सब मत करो सर अभी স্যার नहीं, ওখানে अभी দেখাতো नहीं, তো लास्ट में बचपन में। देखातो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम स्कूल। एग्जैक्टली, एक्चुअली वो सिनेमैटिक है, WWE वो कहानी बनाता है एक्चुअली। सर स्कूल में तो टेबल लेडर चेयर होता था, चेयर वेयर तोड़ देते थे। तोड़ देते थे। फिर तुम लोग को स्कूल से रस्ट्रिकेट तो नहीं किया? नहीं पता नहीं चलता था, एग्जाम का लास्ट डे।
अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एग्जैक्टली ये ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन, ये सब रियल में नहीं होता, ये सब वाइड है, इल्यूशरी है, तो आप ऐसे कंसिडरेशन नहीं दे सकते। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, अनलॉफुल चीजें का डीलिंग्स नहीं कर सकते, किसी को चरस, गांजा और क्या बोलते हैं हेरोइन, ड्रग्स का बात करने से आजकल बड़ा खबर है मार्केट में, ठीक है, आर्यन खान। अरे छोड़ दो यार, छोड़ दो उसको, सजा जो मिलने का वो मिलेगा। सबसे बड़ा सजा तो शाहरुख खान को ही मिलना चाहिए और वही मिल रहा है। पैसा कमाने में कोई मना नहीं है, बट शिक्षा नहीं देने से बहुत मुश्किल है सर। जितना ज्यादा उठोगे उतना ज्यादा नीचे भी गिरोगे, वही प्रॉब्लम है। खराब लगता है कि जो आइडल है, जो आदर्श है, अगर उनसे ऐसा फीडबैक में मिलता है, मतलब लोगों का आदर्श बन गया ये सब आजकल। अब कोई बोलेगा बेटा ने गलती किया तो पापा का क्या दोष, अरे भाई पेड़ जैसा होगा फल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ड्रग्स का काम करता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सही देना चाहिए था, मोरल शिक्षा नहीं मिला, माँ से हो पापा से हो। गौरी खान का भी दोष है, मेरा मानना है कि सही शिक्षा देना चाहिए था कि मैं किन से मिल रहा हूँ, किन लोगों से जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, ये जरूरी है। बचपन में लड़का लड़की क्या बन रहा है बच्चा, वो उनके चूजिंग जो पावर आता है ना सर, कि मैं किसको अपना दोस्त बनाऊं, ये एक्चुअली घर की सीख से आता है। ये सीख माँ बाप को देना चाहिए बच्चे को। ম্যানুফ্যাকচার যেমন ভালো হবে তবে প্রোডাক্ট ভালো হবে এরকম एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान गौरी खान खराब है, बट उन्होंने शायद अपने काम में इतना बिजी हो गए कि जो शिक्षा देने का दरकार उन्होंने सोचा था वो उनको कभी लगा ही नहीं। उनको लगा था कि हर चीज पैसे से शायद हो जाएगा, मैं हर चीज के लिए ये इसको रख लूंगा, हर चीज के लिए उसको रख लूंगा। बट कुछ चीजें माँ बाप का भी होता है जो बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहला गुरु तो माँ पापा पिता माता ही होते हैं, वो वाला शिक्षा कहीं मिसिंग हो गया, नहीं तो ये दिन देखना ना पड़ता। ठीक है सर, चलो। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। एनीथिंग व्हिच इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आल्सो कैन नॉट बी वैल्यूड एज वैलिड कंसिडरेशन। एबीसी लिमिटेड प्रॉमिसेस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन अ गवर्नमेंट बैंक। अरे भाई, सरकारी नौकरी देने के लिए कोई पैसा लेता जो है ना, आजकल चलता है, बहुत चलता है, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए पैसा, ये बहुत गलत बात है, ये अनलॉफुल है, एकदम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इमोरल भी है, बट सर फिर भी तो चलता है। ये तो हमारा दोष है ना सर, सोसाइटी को ऐसे बनाया, लोभी सोसाइटी बना दिया हम लोगों ने। लॉ अकेला क्या कर लेगा? हाँ, लॉ अकेला क्या कर लेगा? तब तो फिर सबको जेल में डालना पड़ेगा, सबको जेल में डालो। ये प्रॉब्लम यही है कि सोसाइटी गलत रास्ते में जा रहा है। प्रॉब्लम यही है ना कि अपना शिक्षा भूल के जब दूसरे का शिक्षा कॉपी करोगे ना, ऐसा ही होगा। मतलब आजकल यही हो रहा है ना कि जॉब देना है, आप रैंक कर लिए, आप क्रैक कर लिए, बट फिर भी आपको तभी नौकरी मिलेगा जब तक आप 10 लाख ना देते हो, जब तक आप 20 लाख ना देते हो। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बोला नहीं भाई, जिंदगी में ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ये गलती तो मैं नहीं करूंगा। तभी मैं थोड़ा चिल्ला के बात कर पाता हूँ। सीरियसली सर, थोड़ा ऑनेस्टी अंदर रहने से ना, ऑनेस्टी वाला बात करने को मतलब मिल जाता है, थोड़ा ऑनेस्टी अंदर रहना चाहिए होता है, नहीं तो बोलने के बाद पहले भी ना वो जीभ लड़खड़ा जाता है तो इसीलिए थोड़ा सा ऑनेस्टी तो होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो भी ना तो। ओके सर, आई होप यू अंडरस्टैंड सर कंसिडरेशन का मतलब। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग शुड बाय अ थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, सो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ये चर्चा से आगे बढ़ेंगे। आज दुर्गा पूजा के बाद, छुट्टी के बाद आज का क्लास था तो थोड़ा मैंने कम ही पढ़ाया, नेक्स्ट दिन स्पीड अप हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, सो रेडी रहना एकदम। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों का मैम के पास क्लास है वो लोग रेडी हो जाना सर, बाय 7:30 मैम का क्लास होगा। जिन लोगों का मैम के पास क्लास है, ओके, जिनका है वो समझ जाएगा। ओके, आज इतना ही है सर, फिर कोई क्वेश्चन है तो करो। कंसिडरेशन समझ में आया कि नहीं ये भी बता दो सर, बोलो सर। क्या क्लैरिटी लाया? ओके सर, यस सर। ठीक है। कंसिडरेशन का नोट्स मैं आप सबको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग घर में एक बार आराम से कंसिडरेशन को गो थ्रू करो। फिर 2-3 पॉइंट है कंसिडरेशन का, नेक्स्ट क्लास में बताया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा और कुछ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है। चलो, पढ़ाई एटलीस्ट स्टार्ट हुआ, अब तो चलेगा सर पूरा हफ्ता भर, ठीक है। सर कल के क्लास আছে? हाँ, अभी जैसे एज पर शेड्यूल चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा अगर है तो भी मैं बता दूंगा।
अगर एक्स्ट्रा না, ক্লাস স্যার, কালকে তো এমনি থাকে না, কালকে এমনি এক্সট্রা আছে কি? আমি এখনো ডিসাইড করিনি, যদি দিই আমি বলে দেবো, ঠিক আছে, একটু চেক করুন। थैंक यू सर। ओके ठीक है सर, चलो टाटा, फिर बाय सबको, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय सर, बाय बाय सर। বাই স্যার। बाय सर, बाय टाटा, ভাই স্যার बाय सर, बाय। বলছি এই